हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के में पुष्पी पौधों की आकारिकी में एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोगों ने इससे पहले स्टडी किया था पुष्प की संरचना और पुष्प दल विन्यास, ये सारे टॉपिक्स स्टडी किए थे पिछले लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग कुल 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुल कितने? 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पुष्प की सममिति, पुष्प की पुष्पासन पर स्थिति क्या होती है, और बीजांडन्यास क्या होता है, तथा पुष्पक्रम। ये 4 टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पुष्प की सममिति। ठीक है, सममिति को सिमेट्री कहते हैं। तो जिस प्रकार से जंतुओं की सममिति होती है उसी प्रकार से पुष्प की भी सममिति होती है। अगर हम क्या करते हैं, पुष्प को किसी तल से एक या एक से अधिक तल से 2 समान अर्धभागों में बांट पाते हैं तो हम कहते हैं कि पुष्प कैसा है, सिमेट्रिकल है या उसमें सममिति है। लेकिन अगर पुष्प को हम क्या करें, किसी भी तल से, किसी भी प्लेन से 2 समान भागों में अगर नहीं बांट पाते तो हम कहते हैं कि पुष्प एसिमेट्रिकल है, उसमें सममिति नहीं है, जैसा कि जंतुओं में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो पुष्प की सममिति है या सिमेट्री है इसकी बात करते हैं। तो जो सिमेट्रिकल पुष्प होते हैं जिसमें सममिति पाई जाती है वो 2 प्रकार की सममिति होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सममिति होती है। पहला है त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममिति, ठीक है, त्रिज्या सममिति। तो अगर कोई पुष्प इस प्रकार से है, जिसको हम एक से अधिक, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहाँ से भी, ठीक है, और भी कई तलों से हम इनको 2 समान अर्धभागों में बांट सकते हैं तो ऐसी सममिति को कहा जाता है त्रिज्या सममिति। ऐसी सममिति को क्या कहते हैं? त्रिज्या सममिति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसी सममिति को त्रिज्या सममिति कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आगे गिर जाएगा बॉटल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर रखते हैं। देखिए, तो ऐसे पुष्प जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक तलों से 2 या 2 से अधिक समान भागों में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक या एक से अधिक तलों से हम पुष्प को 2 समान अर्धभागों में बांट सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तब भी इधर का भाग और इधर का भाग, दोनों भाग क्या होगा? समान आता है। अगर हम इसको इस तरफ से काटते हैं तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग भी क्या होता है? समान मिलता है। तो इस तरह से हम इस पुष्प को अनेक तलों से 2 समान अर्धभागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुष्प की जो सममिति होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या सममिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिज्या सममिति कहते हैं। इंग्लिश में एक्टिनोमार्फिक कहा जाता है, एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, समझ में आया? क्या कहते हैं? एक्टिनोमार्फिक। पुष्प कैसा है? एक्टिनोमार्फिक है, अर्थात इसकी सममिति त्रिज्या सममिति है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा सरसों का पौधा या सरसों के पौधे का पुष्प सरसों। ठीक है, मस्टर्ड सरसों। दूसरी सममिति क्या होती है? पहली सममिति क्या है? त्रिज्या सममिति। दूसरी सममिति क्या होती है? एक व्यास सममिति। एक व्यास सममिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में जाइगोमार्फिक कहते हैं, जाइगोमार्फिक। ठीक है, पहला एक्टिनोमार्फिक, दूसरा जाइगोमार्फिक या एक व्यास सममिति। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पुष्प में पंखुड़ियाँ इस प्रकार से स्थित हैं
ट्राइमेरस पुष्प है। तो यहाँ पे देखिए इस पुष्प को केवल एक ही तल से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। जब पुष्प को केवल एक ही तल से दो समान अर्ध भागों में बांटा जा सकता है, एक इधर बटेगा और एक इधर, और दोनों आपस में समान होंगे, ऐसे पुष्प की सममिति को एक व्यास सममिति कहते हैं, या पुष्प को क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। समझ में आ रहा? देखिए अगर आप इसको यहाँ से काटते हैं तब भी क्या होगा, यह दो समान भागों में नहीं बंटने वाला है। ऐसे भी काटेंगे तब भी, यहाँ से भी काटेंगे तब भी, केवल ऊपर से एक ही ऐसा तल है या प्लेन है जिससे पुष्प दो समान भागों में बट जाता है। इसलिए अब इस सममिति को क्या कहते हैं, एक व्यास सममिति। केवल एक ही तल से दो समान अर्धभागों में बांट सकते हैं। इसका उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा मटर। मटर का पुष्प में सममिति कैसी होती है, एक व्यास होती है। समझ में आया? मटर के पुष्प की सममिति कैसी होती है, एक व्यास होती है। ठीक है ना? आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प की पुष्पासन पर स्थिति। जो पुष्प का आसन होता है उस पर पुष्प की स्थिति किस प्रकार होती है, या कितने प्रकार के पुष्पासन या थैलामस होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, 1 2 3। तो जो पुष्प की पुष्पासन पर स्थिति होती है वह 3 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से हो सकती है पुष्प की पुष्पासन पर स्थिति। पहला ये समझ में आ गया है, सममिति। दूसरा क्या है, पुष्पासन पर स्थिति। पहला जो स्थिति होता है इसको अधोजाय कहते हैं। ठीक है, पहली स्थिति क्या है, अधोजाय। इसमें क्या होता है, देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस। देखिए जब क्या होता है, पुष्प के अन्य भाग, ठीक है, अंडक को छोड़ करके पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं या बनते हैं, तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है अधोजाय। ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं, अधोजाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे यह हरे रंग की जो संरचना है यह बाह्यदल है, और यहाँ पे यह जो लाल रंग की पंखुड़ी है यह क्या है, दल है, और यहाँ पे ये परागकोश है और पुंगतंतु है अर्थात पुंकेसर है। ठीक है, बीच में क्या है, अंडाशय है या अंडक है पूरी संरचना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अंडाशय है, अंडाशय के नीचे से पुंकेसर निकल रहा है, दल निकल रहा है और बाह्य दल निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थैलामस होता है वो अंडाशय के नीचे होता है। यहाँ पे थैलामस क्या होता है, अंडाशय के नीचे होता है। और जब क्या होता है, ऐसे जो पुष्प के अन्य भाग हैं अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, तो ऐसे पुष्प को अधोजाय कहा जाता है। ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं, अधोजाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो ऐसे पुष्प को अधोजाय कहते हैं अर्थात हाइपोगाइनस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसका है सरसों। इसका एग्जाम्पल क्या है, सरसों। ठीक है, समझ में आया, सरसों, मस्टर्ड। देखिए अब यहाँ पे जो अंडाशय है पुष्प को क्या कहते हैं, अधोजाय। लेकिन जो अंडाशय होता है यहाँ पर अंडाशय को कहा जाता है उत्तरवर्ती। अंडाशय कैसा होता है, उत्तरवर्ती होता है। अंडाशय उत्तरवर्ती होता है या ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऐसे पुष्प में जो अंडाशय होता है उस अंडाशय को क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती। क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती या ऊर्ध्ववर्ती भी कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती। इंग्लिश में सुपीरियर कहा जाता है। अंडाशय कैसा है या ओवरी कैसी है, सुपीरियर है या उत्तरवर्ती है। ठीक है, पुष्प कैसा होगा, अधोजाय, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सरसों। समझ में आया ना पहला। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है ऊपरी जाय। ठीक है, क्या है, ऊपरी जाय है। इसे इंग्लिश में एपीगाइनस कहा जाता है, एपीगाइनस। ठीक है, समझ में आया।
अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं जैसे पुंकेसर दल और बाह्यदल, ये सभी अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं। इस पुष्प में क्या होता है, जो थैलेमस है वह वृद्धि करके अंडाशय के ऊपर तक चला जाता है, अंडाशय को घेर लेता है, जिससे क्या होता है, जो पुष्प के अन्य भाग हैं पुंकेसर दल और बाह्यदल, ये अंडाशय के, ये अंडाशय है, अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं। तो ऐसे पुष्पों को कहा जाता है ऊपरिजाय अर्थात एपीगाइनस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊपरिजाय अर्थात एपीगाइनस। ठीक है, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए जो ऊपरिजाय है या एपीगाइनस का एग्जाम्पल क्या होगा, ऊपरिजाय, इसका एग्जाम्पल होगा, एक कुल होता है, कुल का मतलब परिवार कहते हैं जिसको, कुल कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। ठीक है, इस कुल के जो पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प खिलते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपरिजाय होते हैं, अर्थात अंडाशय के ऊपर से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं। तो जो कुल कुकुरबिटेसी होता है इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं जिनकी सब्जियां हम लोग खाते हैं, जैसे नेनुआ है, लौकी है, ठीक है, कद्दू है, कोहड़ा है। ठीक है, ये सभी किस परिवार या किस कुल के पौधे होते हैं, कुकुरबिटेसी, और इनमें पुष्प कैसा होता है, ऊपरिजाय होता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए जो अंडाशय था, यहाँ पे जो अंडाशय है, अंडाशय को कहा जाता है अधोवर्ती। अंडाशय कैसा होता है, अधोवर्ती अंडाशय कहलाता है। अंडाशय होगा अधोवर्ती, अंडाशय अधोवर्ती होता है। इंग्लिश में इसको इन्फीरियर कहते हैं, इन्फीरियर। समझ में आ रहा है ना। देखिए पुष्प के लिए एक दूसरा टर्म है और अंडाशय के लिए दूसरा टर्म है। तो जब पुष्प क्या होगा, ऊपरिजाय होगा, तो अंडाशय क्या होगा, अधोवर्ती होगा, अर्थात इन्फीरियर होता है। समझ में आया ना। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, कुकुरबिटेसी। ठीक है, अब तीसरा है परिजाय। तीसरा क्या है, परिजाय है, इसे पेरीगाइनस कहते हैं, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है, ऐसे पुष्प में जो थैलेमस होता है वह वृद्धि करके अंडाशय के आधे भाग तक जाता है। कहाँ तक, आधे भाग तक पहुँचता है, और इसके बाद एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आधे भाग तक है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कप के जैसा, और इसी कप में क्या होगा, ऐसे अंडाशय रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुष्प के अन्य भाग हैं, दल, बाह्यदल और पुंकेसर, ये सभी पुष्प जो अंडाशय है, अंडाशय के परिधि से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, परिधि से निकलते हैं या आधे भाग से निकलते हैं, और ऐसे पुष्पों को क्या कहा जाता है, परिजाय कहा जाता है या पेरीगाइनस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह जो स्थिति है, ना ही ऊपरिजाय है ना ही अधोजाय है, दोनों के बीच वाली स्थिति होती है। यह क्या होती है, दोनों के बीच वाली स्थिति होती है। तो यहाँ पे जो पुष्प है उसको परिजाय कहेंगे या पेरीगाइनस, लेकिन जो अंडाशय होता है उसे क्या कहते हैं, अधो या आधा अधोवर्ती। ठीक है, क्या कहते हैं, आधा अधोवर्ती। ठीक है, जब पुष्प क्या होगा, परिजाय होगा, तो अंडाशय क्या कहलाएगा, आधा अधोवर्ती कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, आधा अधोवर्ती है, आधा अधोवर्ती, अधोवर्ती। ठीक है, तो आधा का मतलब होता है सेमी, और अधोवर्ती मीन्स इन्फीरियर। तो अंडाशय कैसा होगा, सेमी इन्फीरियर होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी इन्फीरियर। ठीक है, और एग्जाम्पल होगा गुलाब। ठीक है, गुलाब के पुष्प को आप देखेंगे तो वह कैसा होता है, परिजाय होता है या आधा अधोवर्ती होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, गुलाब, रोज। गुलाब जानते हैं, रोज जानते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार के पुष्प होते हैं या थैलेमस की स्थिति होती है
पुष्प के एक अनुसार या सापेक्ष। ठीक है। अगला टॉपिक है बीजांडन्यास। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। अगला टॉपिक क्या है? बीजांडन्यास। बीजांडन्यास, बीजांडन्यास को प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास को क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास। प्लेसेंटा का नाम आप सभी ने सुना है। ठीक है, क्या होता है? अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो प्लेसेंटा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? बेबी को किससे जोड़ता है? मादा के शरीर से, माँ के शरीर से जोड़ता है। इसी प्रकार से पौधों में जो बीज होते हैं, जो बीजांड होते हैं, बीजांड से ही क्या बनता है? बीज बनता है। तो जो बीज या बीजांड होते हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा किससे जुड़े रहते हैं? अंडाशय से जुड़े रहते हैं। तो जो बीजांड हैं वह किस प्रकार से अंडाशय में व्यवस्थित हैं या उनके व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? बीजांडन्यास कहा जाता है या प्लेसेंटेशन कहा जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? बीजांडन्यास कहते हैं या प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीजांडन्यास 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, मुक्त स्तंभीय और आधार लग्न। कितने प्रकार का होगा? कुल 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला देखिए जो सीमांत है, सीमांत को मार्जिनल भी कहते हैं। सीमांत को क्या कहते हैं? मार्जिनल कहते हैं इंग्लिश में, मार्जिनल। ठीक है, पहला प्लेसेंटेशन क्या है? बीजांडन्यास क्या है? सीमांत प्रकार का या मार्जिनल। इसमें देखिए ये अंडाशय है, ये क्या है? अंडाशय है और इसके अंदर यहाँ पे ये बीजांड है। 1 2 3 4 बीजांड लगे हुए हैं और यह जो बीजांड है यह प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। तो प्लेसेंटा यहाँ पर क्या होता है? ये प्लेसेंटा उपस्थित है। ये क्या है? प्लेसेंटा है। ये है प्लेसेंटा। ठीक है, और यह क्या है? बीजांड है या इसको ओव्यूल कहेंगे। तो बीजांड या ओव्यूल। तो आप देख रहे हैं कि प्लेसेंटा के एक ही तरफ, प्लेसेंटा एक किनारे पर स्थित होता है। प्लेसेंटा कहाँ पे होता है? एक सीमा पर या एक किनारे, एक तरफ स्थित होता है और इसी प्लेसेंटा पे केवल एक ही तरफ बीजांड लगे होते हैं। देखिए दूसरी तरफ नहीं है, केवल एक ही तरफ बीजांड लगे होते हैं। इस प्रकार के क्रम को या प्लेसेंटेशन को सीमांत कहते हैं। यह कैसा होता है? सीमांत कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है मटर। ठीक है, इस प्रकार का प्लेसेंटेशन। मटर, चना, चना में भी होता है। तो आप सभी ने मटर खाया होगा। आप देखते हैं मटर के जो दाने होते हैं केवल एक ही तरफ, एक ही किनारे पर जुड़े होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहला सीमांत होता है। दूसरा है स्तंभीय। स्तंभीय को एक्सियल कहा जाता है। स्तंभीय को क्या कहते हैं? एक्सियल कहते हैं। ठीक है, स्तंभीय को एक्सियल कहा जाता है और इसमें जो बीजांड होते हैं वो केंद्र पे स्थित होते हैं। कहाँ पे? केंद्र में स्थित होते हैं। केंद्र में प्लेसेंटा होता है। यहाँ पे देखिए ये प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है। यहाँ पे जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय की संरचना है। अंडाशय त्रिवेशमी होता है या चौवेशमी हो सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेश्म होते हैं और यहाँ पे केंद्र में क्या है? प्लेसेंटा है और यह जो प्लेसेंटा है वृद्धि करके मार्जिन तक या किनारे तक, या जो फल भित्ति है, ये बाहर की तरफ फल भित्ति है या अंडाशय की भित्ति है, अंडाशय की भित्ति तक चला जाता है। इस प्रकार के, ठीक है,
प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, स्तंभीय कहते हैं। ठीक है, स्तंभ यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा का एक स्तंभ है और यह प्लेसेंटा वृद्धि करके कहाँ पे, फल भित्ति तक या अंडाशय की दीवार तक चला जाता है। यहाँ पर ये प्लेसेंटा है और यहाँ पे इसके एक्सिस से, ठीक है, ये प्लेसेंटा है तो ये क्या बना दिया, यहाँ पे एक्सिस बना दिया, तो इसके एक्सिस से या अक्ष से बीजांड लगे होते हैं। देखिए ये एक इसका अक्ष हो गया, तो इस अक्ष पे यह वाला बीजांड स्थित है, इस अक्ष पे ये और इस वाले अक्ष पे ये बीजांड स्थित है। ठीक है, तो इसके अक्ष पे या एक्सिस पे स्थित होते हैं बीजांड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं या स्तंभी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसका उदाहरण होता है टमाटर। टमाटर सभी लोग खाते हैं, टमाटर। तो जब आप लोग टमाटर का सलाद काटते हैं, स्लाइस काटते हैं, तो आप लोग देखेंगे ऐसे गोल सा टमाटर होगा, उसमें इस तरह से संरचनाएं दिखेंगी और फिर यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बीज ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, टमाटर का स्लाइस काटा है ना, तो आप लोग काटेंगे तो वहाँ पे संरचना इसी तरह से दिखाई देती है। तो स्तंभी का एग्जाम्पल क्या होता है, टमाटर। ठीक है, अगला क्या है, अगला है भित्तीय। नेक्स्ट क्या है, भित्तीय। देखिए यहाँ पे जो बीजांड होता है वो अंडाशय की दीवार से लगा होता है और अंडाशय की दीवार पर ही या भित्ति पर ही प्लेसेंटा स्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी दीवार पे ये प्लेसेंटा स्थित है, कहाँ पे, अंडाशय की भित्ति पे या दीवार पे यह प्लेसेंटा स्थित होता है और इसी प्लेसेंटा से यहाँ से यह बीजांड जुड़े होते हैं और इसलिए इस प्रकार के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, भित्तीय कहते हैं या इसको इंग्लिश में पैराइटल कहते हैं, पैराइटल। ठीक है, पैराइटल या भित्तीय, क्योंकि जो बीजांड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, अंडाशय की भित्ति से जुड़े होते हैं जहाँ पे प्लेसेंटा स्थित होता है। एग्जाम्पल इसका होगा पपीता। आप सभी लोगों ने खाया है पपीता, बड़ा ही सुंदर और बड़ा फल होता है। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े पपीते होते हैं। आप उसको काट करके देखेंगे तो बीच में खाली स्थान रहता है, बीच में क्या होता है, खाली स्थान रहता है और उसके अंदर काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं जो फल भित्ति से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो भित्ति का एग्जाम्पल होगा पपीता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुक्त स्तंभी। नेक्स्ट क्या है, मुक्त स्तंभी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री एक्सियल, फ्री एक्सियल। कैसा है, फ्री एक्सियल। यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है वह केंद्र में होता है, एक स्तंभ की तरह केंद्र में होता है और इसी केंद्र के प्लेसेंटा से यहाँ पर अनेक बीजांड लगे होते हैं। ठीक है, ये देखिए चारों बीजांड लगे हुए हैं। तो बीजांड की संख्या कम बेसी हो सकती है, कम या अधिक, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और केवल केंद्र में ही क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है स्थित होता है जिससे जो बीजांड जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको मुक्त स्तंभी या फ्री एक्सियल या सेंट्रल भी कह सकते हैं क्योंकि सेंटर में प्लेसेंटा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में प्लेसेंटा है, ये है प्लेसेंटा। ठीक है, समझ में आया ना, प्लेसेंटा सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। इसका एग्जाम्पल होता है कार्नेशन। एक पौधा होता है कार्नेशन। ठीक है, कार्नेशन में जो प्लेसेंटेशन है वह कैसा होता है, मुक्त स्तंभी होता है या पाया जाता है। ठीक है, तो 4 समझ में आ गए। और आखिरी है आधार लग्न। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्या है, आधार लग्न। इसको कहा जाता है बेसल। आधार लग्न को क्या कहते हैं, बेसल कहते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो अंडाशय होता है इसमें केवल एक ही लाक्यूल होता है या एक ही कोष्ठक होता है और उस कोष्ठक में जो बीजांड होता है वह अंडाशय की
आधार से जुड़ा होता है। यहाँ पे इसके आधार पे, बीजांड के आधार पे प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, क्योंकि आधार से जुड़ा होता है अंडाशय के, या आधार पे, बीजांड के आधार पे प्लेसेंटा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आधार लग्न, ठीक है, क्या कहते हैं, आधार लग्न कहते हैं या बेसल कहते हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटेशन सूरजमुखी के पुष्प में या पाया जाता है या अंडाशय में पाया जाता है। किसमें, सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक है। इसका नाम सूरजमुखी इसलिए होता है क्योंकि इसका जो पुष्प है वह सूर्य के प्रकाश की ओर हमेशा मुड़ता रहता है, इसलिए इसको सूरजमुखी कहते हैं। तो इसके अंडाशय में आप देखेंगे प्लेसेंटेशन कैसा होगा, आधार लग्न या बेसल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान है। आगे अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुष्पक्रम। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक क्या है, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, ठीक है। पुष्पक्रम क्या होता है, देखिए पुष्प जिस डंठल पे या शाखा पे लगते हैं उसे पुष्पवृंत कहा जाता है। मान लीजिए यह क्या है, एक शाखा है और इस पे पुष्प का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, पुष्प का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जो इसकी शाखा होती है, इस शाखा को कहा जाता है पुष्पवृंत कहते हैं या पुष्पवृंतावली। इसे क्या कहते हैं, पुष्पवृंतावली या पुष्पवृंत कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी शाखा पे क्या है, बहुत सारे पुष्प लगे होते हैं, ठीक है, इस पे बहुत सारे पुष्प लगे हो सकते हैं। तो पुष्पवृंत पर जो पुष्पों का व्यवस्थित क्रम होता है उसी क्रम को इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पवृंत पर पुष्पों के व्यवस्थित क्रम को पुष्पक्रम कहा जाता है। समझ में आया? देखिए ये पुष्पवृंत है, इस पर किस प्रकार से ये जो पुष्प व्यवस्थित है, इसी व्यवस्था को, इसी क्रम को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं, अर्थात इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। जो पुष्पक्रम होता है यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। देखिए पहला प्रकार क्या है, असीमाक्षी। पहला प्रकार क्या है, असीमाक्षी। दूसरा प्रकार है ससीमाक्षी और तीसरा प्रकार है विशिष्ट और चौथा प्रकार होता है संयुक्त। चौथा क्या प्रकार होता है, संयुक्त होता है। तो ये कुल 4 प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं पौधों में, ठीक है। सबसे पहला जो है वह क्या है, असीमाक्षी है। असीमाक्षी को रेसिमोज क्या कहते हैं, रेसिमोस कहते हैं। असीमाक्षी को रेसिमोस कहा जाता है। देखिए इस प्रकार के पुष्पक्रम में किस प्रकार से पुष्प लगते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको इसी में मैं बना देता हूँ, आप लोग देख पाएंगे। ये क्या है, पुष्पवृंत है या पुष्प की शाखा है, ठीक है। कैसा है, असीमाक्षी। तो यहाँ पे जो इसका अग्रस्थ सिरा होता है यह हमेशा वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन इस पे पुष्प का निर्माण नहीं होता क्योंकि यह हमेशा क्या करता है, वृद्धि करता रहता है, ठीक है।
अब यहाँ पे पुष्प का निर्माण, किसका? पुष्प का निर्माण हो जाता है। इससे अनेक शाखाएं निकलती हैं और क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, ये पुष्प है और ये पुष्प वृंतावली है और ये अग्रस्थ कलिका है। ठीक है, देखिए असीमाक्षी में जो पौधा होता है वह असीमित काल तक या अनियमित काल तक क्या करता है? वृद्धि करता रहता है। पौधे की वृद्धि लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पुष्प खिलते हैं उनका क्रम किस प्रकार से होता है देखेंगे तो यहाँ पर जो बड़े और कैसे बड़े और पुराने पुष्प होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं नीचे तथा बाहर, नीचे तथा बाहर की ओर कैसे पुष्प लगते हैं? बड़े और पुराने पुष्प लगते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं नीचे वाला पुष्प बड़ा है और जो बाहर है, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर हो गया, ये बाहर है। तो बाहर और नीचे की तरफ जो पुष्प होते हैं वह कैसे होते हैं? बड़े और पुराने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर, जो ऊपर तथा अंदर की ओर जो पुष्प होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और अंदर जाएंगे वहाँ पे जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे? छोटे और नए होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जो पुष्प हैं वो कैसे हैं? छोटे हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो अंदर हो गया तो वो कैसे होते हैं? छोटे नए पुष्प होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे जो पुराने पुष्प होंगे वो नीचे की तरफ, पहले इनका निर्माण पहले हुआ है तो ये बड़े हो जाते हैं और पुराने हो जाते हैं। इसके ऊपर जब कलिका वृद्धि करती है, यहाँ से शाखा निकलती है, यहाँ पे क्या होगा? एक पुष्प फिर से बनता है और यह क्या होगा? इससे नया पुष्प होगा, तो इसका आकार इससे क्या होगा? कुछ छोटा होगा। पुनः इसी प्रकार आगे भी पुष्प खिलते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रम बनता है वहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे, ये नीचे हो गया, ये ऊपर, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ बड़े और पुराने पुष्प रहते हैं, ऊपर तथा अंदर, ये ऊपर है, ऊपर और ये अंदर, ठीक है, ये बाहर हो गया तो ये अंदर, अंदर की तरफ छोटे और नए पुष्प लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार के व्यवस्था को, पुष्पक्रम को असीमाक्षी या रेसिमोज कहते हैं, असीमाक्षी या रेसिमोज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका उदाहरण होता है सरसों। क्या होता है? सरसों। सरसों का पौधा लगातार वृद्धि करता रहता है और उस पे क्या होते हैं? पुष्प बनते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होता है इसको बेसी पेटल कहा जाता है। बेसी पेटल अरेंजमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट ससीमाक्षी। दूसरा क्या है? ससीमाक्षी। समझ में आया ना? तो पहला देख लिया आप लोगों ने, दूसरा देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर अग्रस्थ कलिका पे एक पुष्प का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर पुष्प बनता है, यहां पर और यहां पर भी बन गया। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर पुनः पुष्प बन गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार का क्रम होता है। देखिए यहाँ पे जो अग्रस्थ कलिका होती है, इस अग्रस्थ कलिका पे पुष्प का निर्माण हो जाता है, जिससे इस कलिका की, इस शाखा की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। अब यह शाखा आगे वृद्धि नहीं करेगी। तो जब यह आगे वृद्धि नहीं करेगी तो इसके पार्श्व से शाखाएं निकलती हैं जिस पे पुनः पुष्पों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी पुष्प बन गए, यहाँ पर भी पुनः इसी प्रकार नीचे भी शाखा निकलती है और पुष्प बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर और अंदर की ओर, कहाँ पे? ऊपर और अंदर की ओर,
ऊपर और अंदर की ओर कैसे पुष्प लगते हैं? बड़े और पुराने पुष्प, बड़े तथा पुराने पुष्प लगते हैं। देखिए ऊपर बड़ा पुष्प है और अंदर की तरफ क्या है? बड़ा पुष्प है। लेकिन देखो बाहर की तरफ, जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की ओर और नीचे की ओर, ठीक है, कहाँ पे? नीचे तथा बाहर की ओर कैसे पुष्प लगते हैं? छोटे छोटे तथा नए पुष्प लगते हैं, छोटे तथा नए पुष्प लगते हैं। समझ में आया? यहाँ पे कैसे पुष्प लगेंगे? छोटे और नए पुष्प लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो व्यवस्थित क्रम होता है इसे इंग्लिश में एक्रोपेटल कहते हैं, एक्रोपेटल कहते हैं। ठीक है, पहले वाले को बेसिपेटल और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? एक्रोपेटल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये दो प्रकार होता है, असीमाक्षी, ससीमाक्षी। ठीक है, तीसरा जो है विशिष्ट प्रकार है। कैसा है? विशिष्ट प्रकार है। और चौथा क्या है? संयुक्त प्रकार है। ठीक है, दो समझ में आ गया। तीसरा देखिए विशिष्ट प्रकार क्या होता है? विशिष्ट प्रकार, ये तीसरा है विशिष्ट। विशिष्ट को स्पेशल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए जो व्यवस्था होता है, जो क्रम होता है, वहाँ पे ना ही ससीमाक्षी होता है और ना ही असीमाक्षी होता है। क्या होगा? ना ही ससीमाक्षी होगा और ना ही असीमाक्षी होता है। तो इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं। दोनों के बीच की क्या होगी? कंडीशन होगी, वहाँ पे स्पष्ट नहीं होगा कि वह असीमाक्षी है या ससीमाक्षी है। ठीक है, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को विशिष्ट पुष्पक्रम कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो कार्नेशन, ठीक है, कार्नेशन में पाया जाता है। समझ में आया? आखिरी है संयुक्त। क्या होगा? संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो पुष्प, संयुक्त में क्या होगा? संयुक्त को कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, संयुक्त को कंपाउंड कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो संयुक्त वाला क्रम है इसमें जो एक मुख्य शाखा होती है, मुख्य शाखा वृद्धि करती है। मुख्य शाखा क्या करती है? वृद्धि करती है। और यह क्या करती है? दो शाखाओं में बढ़ जाती है। क्या करती है? दो शाखाओं में बढ़ जाती है। और ये दोनों शाखाएं किसी मुख्य शाखा की तरह ही पुष्प वृंतावली की तरह ही क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं और पुष्प का निर्माण करती हैं। तो इस संयुक्त में भी क्या हो सकता है? यहाँ पे कैसा पाया जा सकता है? ससीमाक्षी और असीमाक्षी पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो मुख्य शाखा है वह दो शाखा में या तीन शाखा में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। और फिर से यह जो प्रत्येक शाखा है यह किसकी तरह काम करती है? यह पुष्प वृंतावली की तरह ही कार्य करती है। इसका उदाहरण होगा यहाँ पे, इसमें आता है गेहूँ, केला। ठीक है, गेहूँ और केला। गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसे स्पाइकलेट कहते हैं, स्पाइकलेट। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गेहूं का पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पाइकलेट कहते हैं। और ये किस प्रकार का होता है? संयुक्त पुष्पक्रम होता है। कैसा? संयुक्त पुष्पक्रम होता है। और एक एग्जाम्पल इसका है केला। केला को स्पैडिक्स कहते हैं। केला को कहा जाता है? स्पैडिक्स। ठीक है, तो केला को स्पैडिक्स कहा जाता है। और यह भी क्या होता है? एक प्रकार का संयुक्त पुष्पक्रम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चारों टॉपिक को डिस्कस कर लिया। पुष्प की सममिति,
पुष्प की पुष्पासन परिस्थिति, बीजांडन्यास और पुष्पक्रम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही स्टडी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं और ही इंटरेस्ट के साथ टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और जिससे हम लोगों को और भी मज़ा आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।